हकीकत में ये लड़ाई क्या है? जिस लड़ाई को आपके पुरखों ने लड़ा, जिस लड़ाई को आपके महापुरुषों ने लड़ा और उनकी पूरी जिंदगी लग गई। ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए केवल महात्मा फुले से हम शुरू करेंगे। तो क्या बात है कि महात्मा फुले ने पूरी जिंदगी लगा दी, माता सावित्रीबाई फुले की पूरी जिंदगी लग गई, लेकिन जिस लड़ाई को वो शुरू किए थे वो लड़ाई पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद फिर छत्रपति साहू जी महाराज आते हैं, कुर्मी राजा। उस लड़ाई को उन्होंने भी आगे बढ़ाया और उस लड़ाई को वो भी पूरी नहीं कर पाए, अपने लक्ष्य को वो भी हासिल नहीं कर पाए। वो तो राजा थे ना, साहू जी महाराज राजा थे। तो एक छोटे से साधारण आदमी, एक गरीब घर में पैदा हुए महात्मा फुले उस बात को पूरा नहीं कर पाए। तो अपन मान सकते हैं कि वो गरीब घर में पैदा हुए थे, इसलिए वो उस काम को नहीं कर पाए और छोटे से आदमी थे। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज जो राजा थे कोल्हापुर के, वो भी उस कारवा को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ किया। जिनकी तस्वीर आज यहां रखी हुई है वो इसी बात का सबूत है कि उन्होंने कुछ किया, जिसकी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हम उनको याद करते हैं। फिर उसके बाद 1920 में मानगांव की सभा में छत्रपति साहू जी महाराज ने इस कारवा की जिम्मेदारी बाबा साहब के कंधों पर डालने के लिए सोचा कि ये नया लड़का है और अब मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और आज मानगांव की सभा में इनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नया लड़का इस देश का लीडर बनेगा और आपकी गुलामी की बेड़ियां काटेगा। साथियों, बाबा साहब ने भी इस कारवां को शुरू किया, लेकिन कैसे? बाबा साहब ने महसूस किया कि जब तक हकीकत नहीं जानेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। चक्रव्यूह की जब तक रचना समझ में नहीं आएगी तब तक हम चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पढ़ाई शुरू की, विदेश में गए। साहू जी महाराज और सयाजीराव गायकवाड़ उन्होंने मदद की और बाबा साहब विदेश में पढ़ के आए। और विदेश में पढ़ करके आने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू की शर्तों के तहत। कहाँ? बड़ौदा में। और नौकरी करते हुए उनके साथ भेदभाव हुआ। ठीक है, वो लड़का उठ के चला गया, किसी का मित्र हो तो बुला लो उसको, है ना, सुन लेगा कुछ तो शायद उसका ढक्कन खुल जाएगा। अभी उसका ढक्कन बंद है। ये जब तक पेन का ढक्कन लगा रहेगा ये पेन चलेगा नहीं, है ना। तो अगर कहीं है तो उसको बुला ले तो थोड़ा सा सुन लेगा, क्योंकि सुनना जरूरी है। तो बाबा साहब के साथ में भेदभाव हुआ। भेदभाव क्या हुआ कि बाबा साहब अफसर बन गए, और जब अफसर बन गए तो दफ्तर में गए। तो दफ्तर में प्यास लगी तो पानी पीने के लिए गए, तो जो हमसे नफरत करने वाले लोग थे वो खड़े हो गए, बोले तुम यहां पानी नहीं पी सकते, तुम अछूत हैं और अछूतों को ऑफिस में पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा मैं पढ़ लिख गया हूं, अछूतपन का कोई काम नहीं करता मैं, फिर भी मेरे साथ इस तरह का भेदभाव है। तो पता लगा कि उन्होंने कहा कि भाई पढ़ने लिखने से आपकी जाति नहीं बदल जाती। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, पढ़ने लिखने से आपकी जाति नहीं बदलेगी, और आपके साथ जो व्यवहार है वो जाति की वजह से है। बाबा साहब का इतना ज्यादा अपमान हुआ कि 17 दिन नौकरी किए, अफसर की नौकरी लगी, 17 दिन नौकरी किए, और नौकरी करने के दौरान इतना परेशान हुए, इतना जाति भेद उनके साथ किया गया कि उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। और जब नौकरी छोड़ करके आए तो बड़ौदा में बरगद का पेड़ है, उसके किनारे
बैठ गए छाया में और रोने लगे कि जब मेरे साथ मैं पढ़ा लिखा हूं और मेरे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो मेरे बहुजन समाज के लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके साथ कितना भेदभाव होता होगा। ये जाति पाति को जब तक मैं मिटा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये संकल्प 17 दिन बाद बाबा साहब ने लिया था। साथियों, बाबा साहब ने संकल्प लिया जाति भेद मिटाने का, और जाति भेद मिटाने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन आज भी जाति भेद बना हुआ है, आज भी नहीं मिट पाया। तो ऐसा कौन सा काम बाबा साहब ने लिया कि हमारे 3 महापुरुष उसमें लग गए और बाबा साहब की पूरी जिंदगी लग गई, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई बाबा साहब ने शुरू की कैसे, संवैधानिक स्तर पर, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने पहले जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई थी, काम कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने महसूस किया कि जब तक हमारे साथ भेदभाव करने वाला सिस्टम, इसको मिटाने के लिए नियम कायदे और कानून नहीं बनेंगे तब तक हम इसको मिटा नहीं सकते हैं। इसके लिए बाबा साहब ने महसूस किया कि मेरे देश में यहां जो लोग बैठे हुए हैं या जो निचले तबके के लोग हैं, इनके पुरखे राजा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। और ये गुलामी से छुटकारा पाने के लिए इनको ऐसे अधिकार दिलाना जरूरी है ताकि इनको अपनी गुलामी का एहसास भी हो जाए और ये गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद तैयार हो जाएं। क्या किया? सबसे पहले बाबा साहब ने वोट के अधिकार की मांग की। जैसे ही वोट के अधिकार की मांग की अंग्रेजों के सामने, तो मालूम है, तुम्हारा भविष्य बताने वालों को अपना भविष्य खतरे में नजर आने लगा। बोले वोट इनके ज्यादा हैं और अंग्रेजों ने अगर इनकी बात मान ली तो वोट वालों का राज आ जाएगा। तो जो तुम्हारा भविष्य बताते थे उनका खुद का भविष्य खतरे में आ गया। तो तिलक बोलने लगे महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, तेली संसद में क्यों जाना चाहता है, तमोली संसद में क्यों जाना चाहता है, कुर्मी संसद में जाके क्या हल चलाएगा। यानी उनको परेशानी ये हुई कि अगर इनका वोट का अधिकार इनको मिल गया और अगर इन्होंने वोट का इस्तेमाल किया तो इनके लोग जीत करके जाएंगे, और जब इनके लोग जीत करके जाएंगे, क्योंकि वोट इनके ज्यादा हैं और वोट का अधिकार का अगर इन्होंने इस्तेमाल किया तो ये लोग संसद में जीत के जाएंगे, और जीत के जाएंगे तो ये अपने लोगों का भला करेंगे, इसलिए इनको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब ने वोट का अधिकार लिया, लेकिन 3 शर्तें लगाई अंग्रेजों ने, गांधी के माध्यम से, गांधी ने अंग्रेजों के माध्यम से, कि जिनके पास संपत्ति हो वो वोट का अधिकार इस्तेमाल करेगा, जो पढ़े लिखे हों वो वोट का अधिकार इस्तेमाल करेगा, और जो सरकार को टैक्स देते हों वो वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरा गरीब समाज है, ये वोट का अधिकार कैसे, ये गरीब समाज है, सरकार को कैसे टैक्स देगा। जब सरकार को टैक्स नहीं दे पाएगा तो फिर इसको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि गांधी चाहते हैं कि ये गरीब हैं, गरीब भी बने रहें और कभी भी ये सम्मान की जिंदगी नहीं जिए। दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, और इन्होंने हजारों साल तक जब पढ़ने लिखने ही नहीं दिया तो पढ़े लिखे लोग कहां से मिलेंगे। अंग्रेजों ने बात मान ली, और संपत्ति हमारे लोगों के पास इसलिए नहीं है कि हमारे लोग तुम्हारे खेत खलिहान में मजदूरी करते हैं, इसलिए उनको भी संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, और आप मजदूरी भी नहीं देते हैं, तो मेरे समाज के पास मजदूरी नहीं है, तो वोट कहां से, अधिकार कैसे मिलेगा। अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात मानी और तीनों शर्तें हटा दी।
बाबा साहब से पूछा आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब बोले कि मेरे देश का जो व्यक्ति, जो लड़का 21 साल का हो गया है, उसने अगर 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए और कोई शर्त लागू नहीं होना चाहिए।